गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ट्यूटोरियल। हम लोगों ने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में समझा अबाउट वुंड कि वुंड क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं वुंड के जिसमें हम उसको क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टू वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने वुंड हीलिंग के फेजेस को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वुंड हीलिंग हैज 4 फेजेस, जिसमें किसी भी तरह का अक्यूट वुंड जो है वो हील होता है। कोई भी वुंड क्रॉनिक में कन्वर्ट इसलिए होता है क्योंकि वो उस अक्यूट फेज में से अच्छी तरह से किसी न किसी फेज में वो अटक जाता है, जिसकी वजह से वो हीलिंग आगे नहीं बढ़ पाती। सबसे पहला फेज इसमें हम लोगों ने कहा था हीमोस्टेसिस, जिसमें क्लॉट फॉर्मेशन की हम लोगों ने बात की थी। सेकेंड फेज इन्फ्लामेशन में, जहां पर इन्फेक्शन रिमूवल की बात हुई। उसके बाद देयर वाज प्रोलिफरेशन फेज, जिसको हमने 2 में डिवाइड किया था, रिकंस्ट्रक्शन एंड एपिथेलाइजेशन फेज। एंड फाइनली देयर वाज द लास्ट फेज दैट इज कॉल्ड एज रीमॉडलिंग। तो अब इन सारे फेजेस को एक बार से दोबारा से बाय द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एक बार डिस्क्राइब करते हैं दोबारा से कि हर फेज में क्या होता है। दिस वुड बी अ सोर्स ऑफ, जैसे कि हम लोग वुंड हीलिंग को एक बार दोबारा से पढ़ रहे हैं, दैट टू इन अ कंप्लीट फॉर्म, क्योंकि वीडियो ट्यूटोरियल्स में पिछले में हम लोगों ने ब्रेकअप करके किया था। इसमें एज अ कंप्लीट फॉर्म एक बार में हम सारे वुंड हीलिंग के प्रोसेस को देखते हैं। सो व्हेन देयर इज अ वुंड, जैसे जब भी कोई वुंड होता है, सो इनिशियल चीज होती है ब्लड लॉस, जिसमें कि फर्स्ट फेज हमारा काम करता है, दैट इज द हीमोस्टेसिस फेज। और इस हीमोस्टेसिस फेज में सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, दैट इज क्लॉट फॉर्मेशन। एंड दिस इज यूजुअली इमीडिएटली जो है वुंड में एक क्लॉट, प्लेटलेट्स वहां पहुंचते हैं और वहां पर एक क्लॉट डेवलप हो जाता है, सो दैट कि ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाए। सो दिस इज इमीडिएट फेज। देन there is start of the next phase that is called as inflammation. Now in this inflammation phase, it usually lasts for 1 to 5 days. 1 से 5 दिन का पीरियड में यूजुअली ये इन्फ्लामेशन फेज करना चाहिए आइडली। अगर इससे ज्यादा करता है, दैट मीन्स कि इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और इस इन्फ्लामेशन फेज में हम लोगों ने बात की थी कि यूजुअली यहाँ पर जो है सेल रिक्रूटमेंट होती है। मोर टाइप्स ऑफ सेल्स आर रिक्रूटेड हियर, जिसमें से थे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, जो अपना रोल प्ले करते हैं इन्फेक्शन को रिमूव करने। Then there was proliferation phase. Now this proliferation phase जो divided था reconstruction और epithelialization में, it lasts for around 3 to 21 days. Approximately तीसरे दिन से शुरू होकर 21 दिन का जो प्रोसेस रहता है एक आइडल वूंड में, वो रहता है इस proliferation phase का, जिसमें कि वूंड हीलिंग होनी शुरू हो गई है, न्यू कोलेजन डेवलपमेंट हो रही है, न्यू ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट हो रही है, और इसके साथ साथ जो एपिथेलियल लेयर है, जो टॉप मोस्ट लेयर है, उसकी भी डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। एंड फाइनली उसके बाद द लास्ट फेज इज कॉल्ड एज टिश्यू रीमॉडलिंग या फिर रीमॉडलिंग फेज, which usually starts from the 14th day and it might take up to 2 years. जो मैंने आपको कहा था कि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, मे बी हो मे बी ना हो। सो इन दिस रीमॉडलिंग फेज रीएपिथेलाइजेशन अकर करती है, वुंड कंट्रैक्शन, फर्दर वुंड को कंट्रैक्ट किया जाता है, एंड देयर इज स्कार टिश्यू फॉर्मेशन। बेसिकली एक स्कार टिश्यू यहाँ पर डेवलप हो जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि हाँ अब ये रीमॉडलिंग फेज जो है कंप्लीट हो गया है और वुंड जो है वो कंप्लीटली हील अप हो गया है। अब मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट डेवलप किया है, जिस फ्लो चार्ट पे मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरे जितने भी हम लोगों ने फेजेस की जो बात की है, उन पूरे फेजेस को मैंने डिस्क्राइब किया है स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। सो इनिशियली इंजरी जब हुई, द फर्स्ट थिंग इज ब्लड लॉस। इमीडिएटली वहां से ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है, और बॉडी का जो फंक्शन है वो है इस ब्लड लॉस को इमीडिएटली स्टॉप करना। इमीडिएटली किसी भी तरह से इस ब्लड लॉस को स्टॉप किया जाए, और यहाँ पर आपका फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है, व्हिच इज कॉल्ड एज हीमोस्टेसिस। पहला फेज जिसका नाम हमने दिया था हीमोस्टेसिस। अब इस हीमोस्टेसिस फेज में 2 तरह के काम हुए। नंबर 1 इज वेसोकंस्ट्रिक्शन। इमीडिएटली वहां के जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और वहां पर प्लेटलेट्स पहुंचते हैं, और वहां पर वो एक क्लॉट बना देते हैं। प्लेटलेट्स पहुंचते हैं जो आरबीसीज के साथ मिलकर एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ताकि वहां से जो ब्लड का फ्लो है वो बिल्कुल बंद हो जाए और वहां पर एक प्लग लग जाए, एंड द ब्लड फ्लो इमीडिएटली स्टॉप्स। एज सून एज दिस वेसोकंस्ट्रिक्शन अकर्स, जैसे ही ये क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, क्लॉट फॉर्मेशन होने के बाद इमीडिएटली एक मैसेज जाता है। वो मैसेज जाता है आपके मास्ट सेल्स को। इसको मास्ट सेल्स को, ये जो आपके प्लेटलेट्स है ये एक्टिवेट करते हैं मास्ट सेल्स को। वो मास्ट सेल्स रिलीज करते हैं हिस्टामिन, और उसके साथ साथ कुछ अदर केमिकल मीडिएटर्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रिन्स, जो कि आपके इन्फ्लेमेशन फेज को स्टार्ट कर देते हैं। और इस इन्फ्लेमेशन फेज इज मार्क्ड बाय, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था प्रिश, पेन, रेडनेस, इमोबिलिटी, स्वेलिंग एंड हीट। जैसे ही ये हिस्टामिन रिलीज होता है, इट हेल्प्स इन वेसोडाइलेशन। ये इमीडिएटली क्या करता है, वेसोडाइलेशन। अभी पिछले स्टेप में वेसोकंस्ट्रिक्शन हुई थी, अब यहाँ पर वेसोडाइलेशन हो गई है, क्योंकि ऊपर क्लॉट बन गया है, अब ब्लड बाहर नहीं निकल सकता।
तो वहां पर वेसोडाइलेशन हुई ताकि मोर अमाउंट में ब्लड यहाँ पर पहुंच सके, क्योंकि इसी ब्लड के साथ आपके WBCs के सेल्स यानी जो आपके डिफेंस के सेल्स हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इन्फेक्शन को रिमूव करने की हेल्प करेंगे। तो हीमोस्टेसिस के बाद सेकंड फेज स्टार्ट होता है व्हिच इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन फेज। अब इस इन्फ्लेमेशन फेज में दो तरीके के काम हैं। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन फेज जैसे ही स्टार्ट होता है, ये बेसिकली फेज इसलिए स्टार्ट हो रहा है ताकि अगर कोई इन्फेक्शन, जो तो इन्फेक्शन ब्लड के कंटैक्ट में सीधा आ गया, वहां तो WBCs हैं और ब्लड वेसल्स के थ्रू WBCs उसको खत्म कर देंगे, लेकिन कुछ इन्फेक्शन ऐसा भी तो हो सकता है जो इन्फेक्शन आपकी स्किन लेयर्स में रह जाए, वो आपके ब्लड वेसल्स तक ना पहुंचे, तो उनको रिमूव करने के लिए ही ये सारा इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और इस इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस में मास्ट सेल्स के रिलीज होने के बाद जैसे ही ब्लड वेसल्स इंक्रीज होती है, ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ता है, वहां पर ज्यादा अमाउंट में WBCs पहुंचते हैं और उन WBCs में से सिर्फ एक तरह के सेल्स न्यूट्रोफिल्स को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्टिन, वहां पर एक केमिकल है जिसका नाम था सिलेक्टिन उन न्यूट्रोफिल्स को सिलेक्ट करता है और उसको आप अपने ब्लड वेसल के ऊपर रोल करना शुरू करता है। उसके बाद एक और केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम था इंटीग्रिन, जिसके थ्रू ये न्यूट्रोफिल्स अपना शेप चेंज करते हैं और शेप चेंज करके ये बाहर के स्किन एरिया में आ जाते हैं और वहां के इन्फेक्शन को खत्म कर देते हैं। ये बेसिकली न्यूट्रोफिल्स दो तरीके से अपना एक्शन शो करते हैं। जो किलिंग का एक्शन है, जो मैंने कहा था फैगोसाइटोसिस, टू रिमूव द इन्फेक्शन, फैगोसाइटोसिस मतलब खा जाना, वो खाने का जो इन्फेक्शन को खत्म करने का जो एक्शन है वो दो तरीके से करते हैं। फर्स्टली बाय रिलीज ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये बेसिकली न्यूट्रोफिल्स कुछ फ्री रेडिकल्स रिलीज करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स बेसिकली आर सच टाइप ऑफ केमिकल्स या आर सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन फ्री फॉर्म, राइट। ये फ्री रेडिकल्स जो हैं बैक्टीरिया या वायरस की सेल वॉल को ब्रेक करके उनको किल करने में हेल्पफुल होते हैं। और इसके साथ साथ न्यूट्रोफिल्स दूसरा तरह का एक केमिकल रिलीज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम प्रोटीएज। तो फ्री रेडिकल्स रिलीज हुए जिन्होंने बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसरप्ट कर दिया और बैक्टीरिया को किल कर दिया, और सेकंड वहां पर एंजाइम आए, कौन से, प्रोटीएज। ये प्रोटीएज एंजाइम ने क्या किया, वहां पर जो ये डेड बैक्टीरिया थे, उन डेड बैक्टीरिया या डेब्रीज जो थी, डेब्रीज मतलब जो डेड सेल्स हैं, क्योंकि सेल्स भी तो डेड हुए होंगे, ब्लड वेसल्स जब इंजर्ड हुई है तो सेल्स वहां कुछ डेड हुए होंगे, उनको ये लिक्विफाई कर देता है, दैट इज लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही न्यूट्रोफिल्स की कंसंट्रेशन रिड्यूस होनी शुरू होती है, यानी अब इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल में आ गया है, न्यूट्रोफिल्स ने अपना काम कर दिया, इन्फेक्शन को खत्म कर दिया, जैसे ही न्यूट्रोफिल्स का कंसंट्रेशन रिड्यूस होने लगती है, दूसरी तरह के सेल्स वहां पर रिक्रूट होते हैं जिनका नाम है मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस आपके सफाई कर्मचारी हैं, बेसिकली ये क्लीन करने आए हैं वो, कि अगर कुछ भी अब रह गया है, कुछ भी अगर डेड मटेरियल रह गया है तो हम उसको क्लीन करके उसको यहाँ इस एरिया से बाहर निकाल देंगे। सो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, ये फर्दर लिक्विफाई करते हैं डेड न्यूट्रोफिल्स को, और वहां पर जो जितने भी डेड बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको फर्दर लिक्विफाई मतलब होता है पानी वाले एरिया से कन्वर्ट कर देना, उसको वाटरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। फर्दर उसको लिक्विफाई किया जाता है और लिक्विफाई करने के बाद उसको बॉडी से रिमूव आउट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पस, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पस, जो मवाद जिसको मैंने कहा था, पस की फॉर्म में ये इसको रिमूव आउट कर देता है। और यूजुअली पस के कलर को देखकर भी आप ये बता सकते हैं कि कैसा इन्फेक्शन है। पस स्मेल से भी ये पता लग जाता है कि वेदर इट इज ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन या फिर किसी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के थ्रू ये इन्फेक्शन है। सो पहले स्टेप में जैसे ही इंजरी हुई ब्लड लॉस के बाद हीमोस्टेसिस फेज में क्या हुआ, क्लॉट फॉर्मेशन। इन्फ्लेमेशन फेज में न्यूट्रोफिल्स ने फ्री रेडिकल्स रिलीज किए जिससे कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक किया और उनको किल कर दिया, और एंजाइम प्रोटीएज रिलीज किए, प्रोटीएज टाइप के एंजाइम रिलीज किए जिन्होंने उसको फर्दर लिक्विफाई कर दिया, डेड मटेरियल को लिक्विफाई कर दिया। उसके बाद मैक्रोफेजेस आए, मैक्रोफेजेस ने क्या किया, डेड न्यूट्रोफिल्स और वहां पर जितनी डेब्रीज थी उसको फर्दर लिक्विफाई किया और उसको वुंड एरिया से इन द फॉर्म ऑफ पस बाहर निकालना शुरू कर दिया। जैसे ही मैक्रोफेजेस का कंसंट्रेशन खत्म होता है, यानी अब इन्फेक्शन जो है कंप्लीटली रिमूव आउट हो गया, मैक्रोफेजेस स्टिमुलेट करते हैं रिलीज कुछ ग्रोथ फैक्टर्स। जैसे ही ये ग्रोथ फैक्टर्स की रिलीज शुरू होती है, थर्ड फेज जिसको हम कह रहे हैं proliferation phase, वो स्टार्ट हो जाता है। Now this proliferation phase is divided into two, reconstruction and epithelialization. So इस reconstruction phase में basically दो तरह के growth factor रिलीज थे। First is fibroblast growth factor and second is vascular endothelial growth factor. So fibroblast growth factor helps in development of collagen and elastin, as which helps in development of dermis layer. जो आपकी second layer है उसकी development start हो जाती है। Vascular endothelial growth factor helps in angiogenesis. Now angiogenesis अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था that is development of new blood vessels.
न्यू ब्लड वेसल्स टू प्रोवाइड इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग सेल्स। ये जो यहाँ पर अभी ग्रोइंग सेल्स हैं, इनको ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ दिस एंजियोजेनेसिस। एपिथेलाइजेशन फेज, इस एपिथेलाइजेशन फेज में क्लॉट को डिसॉल्व किया जाता है। सबसे ऊपर क्लॉट बना था, उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के बाद देयर इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू एपिथेलियल टिश्यू व्हिच फर्दर हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एपिडर्मिस लेयर। यानी यहाँ पर आपकी ये एपिडर्मिस लेयर जो टॉप मोस्ट लेयर है वो बननी शुरू हो जाती है। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था दिस रिकंस्ट्रक्शन फेज इज मार्क्ड और कॉल्ड एज ग्रेनुलेशन, क्योंकि यहाँ पर असल हीलिंग स्टार्ट हुई है, असली अमाउंट में हीलिंग स्टार्ट हुई है, and it is marked by white collagen and red spots of new blood vessels. So this is called as granulation. यहाँ पर जो है healing phase है। Finally after proliferation the last phase is remodeling. इस remodeling phase में दो काम हुए थे, that is conversion of fibroblast into myofibroblast which further helps in gripping of edges of wound. मतलब जो wound है उसको further grip करके उसको उसके जो size है उसको कम किया जाता है, further contract किया जाता है उसको, and conversion of type 3 collagen to type 1. So collagen is converted into the original form, original collagen की फॉर्म में जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है बिफोर वूंड होने के, उसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एंड फाइनली द वूंड गेट